हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मा गुरुकुल 563 में। तो आज हम लोग देखेंगे गाउट, मतलब जिसे हिंदी में गठिया कहते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, हो गया तो कैसे पता चलेगा और कहाँ कहाँ होता है, इसके इलाज क्या है। तो ये हम लोग बोन्स और जॉइंट्स से रिलेटेड जो डिजीज, मतलब कि हिंदी में जैसे बोल सकते हैं हड्डियां और इस जोड़ों के दर्द से जो बीमारी रोग होता है उसके बारे में लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटोइडाइटिस क्या होता है उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं। तो उसके बारे में वीडियो पूरा मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, तो उससे आप प्लीज़ एक बार जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाउट जिसे हम लोग गठिया कहते हैं। तो एक गठिया जो होता है यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण होता है। तो ये इसे हाइपर यूरेसेमिया भी कहा जाता है। ये जो होता है रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाने से गाउट यानी गठिया होता है। बढ़े हुए यूरिक एसिड जॉइंट्स में क्रिस्टल के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण से जॉइंट्स में पेन या जिसे हिंदी में दर्द, चुभन, रेडनेस और स्वेलिंग मतलब सूजन होने लगता है। जब किडनी किसी वजह से सही तरह से काम नहीं करती है, इसका क्या काम होता है, किसी भी हानिकारक पदार्थ को होता है जो शरीर से निकालता है। तब जब किडनी अपना ये काम सही से नहीं कर पाती है तो यूरिक एसिड जो होता है इकट्ठा होने लगता है, जिससे कि यूरिक एसिड जो है हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। अब यूरिक एसिड की मात्रा कितना होना चाहिए ब्लड में, 6.10 ml प्रति डेसीलीटर मिलीलीटर होता है। तो ये हो गया आपका कि क्या होता है। अब इसके कॉजेज क्या है, तो बेसिकली इसके कॉजेज है यूरिक एसिड का बढ़ना हमारे रक्त में। तो अब देखते हैं स्टेज कितना स्टेज पे होता है। तो पहला होता है सिम्पैटिक गाउट। मतलब सिम्पैटिक गाउट में क्या होता है, इसमें प्रोग्रेशन तो होता है ज़्यादा, लेकिन पता नहीं चलता है कि हम लोग को थोड़ा गाउट जैसा गठिया हुआ है। अब सेकेंड स्टेज में आते हैं तो एक्यूट गाउट। इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है, रेडनेस होता है और ये गाउट का जो होता है इंक्रीज होने लगता है। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा, आपको दर्द जैसा महसूस होगा। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, इंटरस्टिशियल गाउट जिसे कहते हैं। तो इसमें फिर से आपको दर्द वो सूजन जैसा नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ इसमें आपको थकावट जैसा लगेगा, लेकिन आपको यूरिक एसिड इसमें भी बढ़ता रहता है। अब फिर आपको जब फोर्थ स्टेप कब आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जब फर्स्ट स्टेज पर हैं तभी आप अपने किसी डॉक्टर से सलाह लें कि हमको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अब इसको फोर्थ स्टेज में आ जाएंगे। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, क्रोनिक हो जाता है। क्रोनिक में क्या होता है, आपको सर्जरी वगैरह कराने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो आप देखते हैं कि आपको हो गया तो कैसे पता चलेगा कि आपको हो रहा है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं। तो पहले आपको जो जॉइंट्स में होंगे पेन होगा, जॉइंट्स में स्वेलिंग मतलब स्वेलिंग सूजन हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा और घूमने टहलने में आपको दिक्कत होगा, थोड़ा ट्रैवल इन मूवमेंट, और थोड़ा आपको फीवर जैसा भी होगा। तो अब कहाँ कहाँ होता है, तो ये जॉइंट्स में मतलब जोड़ों में होता है और नी, घुटना में, फूट में, रिस्ट में, एल्बो में और हैंड में होता है, हाथ में। गाउट मुख्यतः हाथ और पैर की अंगुलियों में होता है। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि कैसे। अब इसका ट्रीटमेंट मतलब इलाज क्या क्या है। तो इसका इलाज है, पहला टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट में क्या होता है, एक यूरिक एसिड पहला टेस्ट कराना चाहिए। यूरिक एसिड टेस्ट में यूरिन का सैंपल लेते हैं, 24 घंटा के अंदर से रहना चाहिए जो आपका यूरिन, उसका सैंपल लेंगे, उसमें लैब टेस्ट करेंगे, यूरिक एसिड की मात्रा देखेंगे, कंसंट्रेशन। फिर आपका ब्लड टेस्ट में भी आपका ब्लड सैंपल लेंगे, उसमें फिर आपका देखेंगे कंसंट्रेशन कितना है। फिर उसके बाद एक्सरे कराएंगे। एक्सरे में क्या होता है, ये चेक करता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल के कितना आपके मतलब बोन्स में जो जॉइंट्स उसके अंदर बन रहा है, तो एक्सरे में पता चलता है। फिर इसके बाद
आपका अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, इसमें पता चलता है कि जो जॉइंट्स के जोड़ों के कितना साइनोवियल फ्लूइड, जो जोड़ों के बीच में एक फ्लूइड जमा रहता है जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट होता है, तो वो तरल पदार्थ होता है। हम लोग को जब टहलते वहलते हैं तो वो पता नहीं चलता है। जब उसमें क्रिस्टल जैसा बनने लगेगा तो कट कट की आवाज़ आएगी, कट कट की आवाज़ आएगी तो आपको पता चल, तो उसमें अल्ट्रासाउंड में ये देखने को मिलता है। अब वहाँ पे अल्ट्रासाउंड से ये भी पता चलता है कि सूजन हुआ है, कार्टिलेज जम का पता चलता है, जो कार्टिलेज होता है, और आपके जो एसिड होता है। इसके बाद साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस होता है और साइनोवियल बायोप्सी भी होता है, और फिर MRI भी करा सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि हम जो खाते हैं उसमें यूरिक एसिड बनता है, इससे अधिकांश यूरिक एसिड जो होता है वो फिल्टर हो जाता है, से बाहर निकलता है। ये छोड़, अब इसके लिए देखते हैं मेडिसिन्स कौन कौन सा ले सकते हैं। तो मेडिसिन्स में आपका पहला हो जाएगा नेसेट्स। नेसेट्स जो होता है वो आपको दर्द और सूजन से आराम देता है, बुखार से भी अगर हुआ रहेगा तो इसको भोजन के साथ या भोजन के बिना भी ले सकते हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप जो भी मेडिसिन्स जैसे कि इसके लिए लेते हैं आइबुप्रोफेन, इंडोमेथासिन, सिलोकॉक्सिब, नेप्रोक्जेन, तो ये जो मेडिसिन है इसके बारे में आप बेसिकली अलग से वीडियो बना दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। मेडिसिन्स एंड इट्स यूजेज, मतलब दवाइयाँ और इसके प्रयोग कर एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसमें देख लीजिएगा, तब आप कोई मेडिसिन्स लें। ऐसे कोई मेडिसिन्स नहीं लेना है। तो अब देखते हैं आइबुप्रोफेन 800 mg का जो होता है 3 से 4 टाइम पर डे ले सकते हैं। एंडोमेथासिन 25-50 जो ग्राम का होता है उससे 4 टाइम ले सकते हैं। अब सिलोकॉक्सिब होता है। अब इसके लिए कार्टिकोस्टेरॉइड भी ले सकते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन। ये जो काम करता है गाउट के पेन और जो सूजन रहता है उसको कम करता है। ये इंजेक्शन और पिल्स के फॉर्म में भी मिल जाता है। कॉल्चिसिन भी आता है। ये दवा सूजन कम करता है, जिससे दर्द कम होता है। सूजन कम होगा, इससे जब भी ले तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही खाएं, क्योंकि इससे थोड़ा कंट्राइंडिकेशन होता है। तो स्टेरॉइड कोई भी ऐसे नहीं कोई भी लेना है। तो ये हो गया आपका जो नॉर्मल सहायता है उसके लिए। अब जब ज़्यादा 4th स्टेज में क्रोनिक, मतलब ज़्यादा गंभीर समस्या हो जाता है, तो उसके लिए क्रोनिक गाउट देखते हैं। तो इसके लिए पहला XOI मतलब ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर लेना पड़ता है, जिसमें कि यह यूरिक एसिड के जो बनने को रोक देता है, जिससे कि मेडिसिन आता है एलोपिरुलाल और फेब्रोक्सोट्रेन। और दूसरा यूकोसिरिक आता है। यह दवा ऐसा होता है पेशेंट को नहीं देना चाहिए जिसको किडनी की बीमारी है, ऐसा जिसको कभी हुआ है किडनी का। तो जब भी ये दवा लें तो अपने डॉक्टर से पूछ कर ही लेना चाहिए। अब एक हो गया, इसके जैसे आता है सल्फोनेपाइरोजोल और बेंजाप्रोजोल। तो ये हो गया आपका कैसे होता है गाउट डिजीज और उसके क्या लक्षण हैं, कैसे पता चलेगा कि हमको हुआ है, कहाँ कहाँ होता है, इसके इलाज क्या है। ये तो हो गया आपका मेडिसिन्स और ये सब के बारे में। तो अब किसी को घरेलू भी उपाय पता होना चाहिए कि घरेलू उपाय से कैसे कैसे हम लोग क्या खाना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए। तो इसमें अनाज खाना चाहिए। अनाज में कौन सा खाना चाहिए? पूरा अनाज जो सालीन होता है वो चावल खाना चाहिए, जौ के हो गया, गेहूँ हो गया, पतली खिचड़ी खाना चाहिए, ये सब खाना चाहिए। और दाल में मूंग की दाल हो गया, अरहर की दाल हो गई। और फल में जैसे सब फल और सब्जियां में कौन कौन से खाना चाहिए, तो लौकी हो गया, परवल हो गया, अंगूर हो गया, अनार हो गया, सेब, पपीता और खीरा, टमाटर, गाजर, और जैसे और भी खा सकते हैं अदरक, हल्दी, लौंग, काली मिर्च और ग्रीन टी, मक्खन
ये खा सकते हैं, इतने जो बताएं। अब क्या नहीं खाना चाहिए गाउट डिजीज में, तो जैसे अनाज में हो गया मैदा, नया चावल नहीं खाना चाहिए। अब दाल में काबुली चना नहीं खाना चाहिए, राजमा नहीं खाना चाहिए, सोया नहीं खाना चाहिए। और फिर फल सब्जियां में मूली, मटर, नींबू, लाल मिर्च, फूल गोभी ये सब नहीं खाना है। और दही, मांसाहार जैसे कि नहीं खाना है। चॉकलेट, ज़्यादा नमक वाले नहीं खाना है। और फिर चीनी नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है। खजूर, बेर, बेकरी के उत्पादन जैसे हो गया आपका केक वगैरह, ये सब डिब्बा बंद गोभी नहीं खाना है। फिर तला हुआ एवं कठिनाई से पचने वाला मतलब ऑयली चीज़ें नहीं खाना है। तो ये सब हो गया आपके गाउट के बारे में। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।